टू इन्वेस्टिगेट। और हमारे बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं, हम अब इतिहास के सुराग ढूंढेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इतिहास के सुराग यानी एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री हम बात करेंगे। और हमारे कहानी की शुरुआत होती है, मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है करमचंद, भारतीय जासूस। अब भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय जासूस हमारे करमचंद साहब हैं, और बिगिनिंग ऑफ करमचंद जासूस की हम कहानी शुरू करते हैं। तो कहानियों में मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, देखेंगे, समझेंगे और इसको और लॉजिकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम साक्ष्यों की जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, एविडेंसेस को स्क्रूटनाइज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछेंगे कि इतिहास के ये साक्ष्य मुझे मिले कहां, ठीक है। तो घटना स्थल यानी कि क्या होता था भाई, दया जाते थे और प्रद्युमन साहब जाते थे, घटना स्थल पर जांच करते थे, सुराग मिलते थे, बाल मिल जाता था, नाखून मिल जाता था, गोली का टुकड़ा मिल जाता। तो अब हम इतिहास के सुरागों की जांच पड़ताल करेंगे कि हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं और पहला मेरा क्वेश्चन है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते थे। लिखते जाओ मेरे साथ, लोग कहां रहते थे। रहना जो लिव वर्ड है, कई बार हम बड़ा कैजुअल यूज कर लेते हैं। सर मैंने देखा, बात किया, लिव, रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आपसे कहूं कि भाई, मैं जैसे आपसे कहूं बेटा ये क्लास करने के बाद पेड़ पे रहोगे क्या, बोले सर मेरे पास अपना मकान है, मैं पेड़ पे क्यों रहूंगा, वो तो बंदर रहता है, ठीक है। अब कई बार मैं आपको बंदर जैसा समझ लेता हूं, अलग बात है, लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब बंदर जो है वो पेड़ पे रहता है, चिड़िया रहती है वहां पे, घोंसला बनाती है, लेकिन मेरे पास तो अपना आवास है। क्यों आपका आवास है, आप पेड़ पे क्यों नहीं रहते, आप घोंसले में क्यों नहीं रहते, आप मकान में क्यों रहते हैं। तो क्या मैं इसके योग्य हूं, मेरा आवास, मेरा हैबिटेट, मेरा इकोसिस्टम है, मेरा एक पूरा पारितंत्र है, उसमें मेरा परिवार रहता है, उसमें मेरी सुरक्षा का साधन है, मेरे खान पान का स्टोरेज है। तो जो लिव वर्ड होता है हम इसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, ठीक है। बोले वेयर पीपल लिव, लोग कहां रहते हैं, लेकिन जो रहना होता है, रहते हम अकेले नहीं है, हम पहले एक व्यक्ति के रूप में होते हैं, फिर हमारा परिवार होता है, फिर हमारा समुदाय यानी कम्युनिटीज होती है, फिर हमारा समाज यानी सोसाइटी होती है। जहां हम रहते हैं वहां एक पैटर्न डेवलप करते हैं, इकोनॉमी डेवलप करते हैं, सोसाइटी डेवलप करते हैं, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी डेवलप करते हैं। तो जो लिव वर्ड होता है वो हमारे उस समय काल यानी कि जो हमारा टाइम जोन है उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। लेट्स स्टार्ट इट, हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो शुरुआती दौर में जब हमारे पास अच्छे मकान नहीं थे, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, सोसाइटी नहीं थी, तो जनरली जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, घूमते रहते थे, घुमंतु थे। क्योंकि अगर इंसानियत की बात करें तो जो इंसान पहला जब एप से निकल कर आया, बंदरों से जब वो निकला, और जब वो सबसे पहले ईस्टर्न अफ्रीका में, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए, वो जो चौड़ा माथा, बाहर की तरफ निकली हुई नाक, ठीक है, और जो है ये जबड़े बाहर की तरफ निकले हुए, तो पूर्वी अफ्रीका से पूरे विश्व में फैलना और अंत में जाकर जहां पर अगर हम बात करें कि होमो इरेक्टस से शुरुआत करके होमो सैपियंस तक जाना, तो इस पूरी यात्रा में हम जब जाते हैं तो अगर इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे ये ट्रैवलिंग थी जिसने पूरे विश्व में इस मानव के ट्रेसेस को बढ़ाया। क्योंकि इतिहास को कैरी कौन कर रहा है, इतिहास तुम किसका पढ़ रहे हो, इतिहास तुम मानव का पढ़ रहे हो। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अतीत करके यानी अवर पास्ट करके जो एनसीईआरटी दी जाती हैं, अवर पास्ट किसके बाद, डायनासोर के पास्ट के बारे में नहीं पढ़ना है कि वो जो है वो फलाना वाला जो है वो ये डायनासोर था, उसकी नानी क्या करती थी या उसके दादाजी क्या करते थे, कभी नहीं। अवर पास्ट, चैप्टर का नाम क्या है, अवर पास्ट, बुक का नाम क्या दिया है, अवर पास्ट, हमारा इतिहास। यानी इस पूरी कहानी का जो रंगमंच है, ये स्टेज है, इसका बेसिक कैरेक्टर कौन है, हम हैं। तो अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे ईस्टर्न अफ्रीका से निकलकर हम पूरे आज पूरी दुनिया के हर हिस्से में फैलते चले गए, हर महाद्वीप पर हम पाए जाने लगे। तो वो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल ट्रेवल, लिखो, लोग यात्राएं करते थे, लोग यात्राएं करते थे। पूरा नोट्स ही क्वेश्चन के फॉर्म में है, आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों करते थे, वाई, इन सर्च ऑफ फूड, लिखो। पहली बात, हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं थे कि बोले चुन्नू की मम्मी जरा निकाल के देना फ्रिज में से जो है 2 बर्गर, ना, हमारे पास स्टोरेज नहीं था। हम सेम जैसे अन्य जानवर थे उसी तरह हम भी थे, और हमें भी अपने फूड को या तो गैदर या तो हमें शिकार करना पड़ता था। तो हमें इस खाने की तलाश में जैसे जैसे हमारा भोजन आगे बढ़ता था, शिकार हमारा आगे बढ़ता था, हमें भी उसके पीछे कई कई किलोमीटर जाना पड़ता था, और यही हमारी यात्रा का पहला रीजन था। इन सर्च ऑफ फूड, लिखो, भोजन की तलाश में। प्लेसेस टू लिव, रहने के सही स्थानों की तलाश में, रहने के सही स्थानों की तलाश में। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, अगर आप अभी जम्मू कश्मीर जाओगे तो कश्मीर में बकरवाल समुदाय है,
तो जब वहां पर बर्फ पड़ने लगती है तो वो क्या होता है, वो नीचे उतर आते हैं घाटी में, ठीक है, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जम्मू साइड में चले जाते हैं। फिर जब गर्मी आती है तो फिर ये पहाड़ों की तरफ ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि जो उनके मैंने मकान देखे हैं वो बर्फ के नीचे एकदम दबे पड़े होते हैं, ठीक है। जब भयानक जो है वो जो गुलमर्ग से आगे जाओगे तो उनके पूरे मकान जो है वो दबे पड़े होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो जाड़ों के समय में नहीं रह सकते। सो वी नीड प्लेसेस टू लिव। हमारे मौसम के हिसाब से, चूंकि अडॉप्टेबिलिटी तो थी नहीं, ना पक्के मकान थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें उपयुक्त स्थानों की खोज करनी पड़ती थी। टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, लिखो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, बाढ़ है, कहीं सूखा आ गया, कहीं आगजनी, मान लो जंगल में रह रहे हैं, जंगल में आग लग गई, तो आपको वो जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कई ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने ट्रैवलिंग को शुरू किया, और ये ट्रैवलिंग वो पहली चीज थी, यानी यात्राएं पहली चीज थी जिसने इंसानों को पूरी दुनिया में फैलाया, और जहां जहां वो गए उन्होंने अपने ट्रेसेस को छोड़ना शुरू किया। वो अलग जलवायु कंडीशन में गए, अलग महाद्वीपीय कंडीशन में गए, अलग अलग वो कंडीशन में जब जाते चले गए तो धीरे धीरे उनका विकास भी उतनी ही तेजी से बिल्कुल पृथक पृथक हमें देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट वन। दूसरा, ज्यादातर मनुष्य जो है पानी की तलाश में नदियों के पास रहे। अगर आप देखेंगे तो विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं, अगर हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो हमारी रिवर सिविलाइजेशन है, नदी घाटी उसको सभ्यताएं कहते हैं, यानी नदियों के किनारे रिवर साइड जो सिविलाइजेशन है वो सबसे डोमिनेंस, चाहे हमारा इंडस हो चाहे मेसोपोटामियन हो। तो अगर हम बात करें ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, दूसरा नदियों के मुहाने पर, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी, सबसे अधिक जल को कैरी करने वाली नदी गंगा। गंगा के पास था मगध साम्राज्य, आप जानते हैं मगध। तो मगध जो है वो जब महाजनपद हम पढ़ेंगे, मगध हो गया, ये उस समय अपने अतीत में ये बहुत बड़ा जो है वो किंगडम था, बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है। गंगा नदी के ऐसे नर्मदा, नर्मदा के किनारे किनारे स्किल गैदरर, यानी कि जो बहुत ही दक्ष संग्रह करता थे, जो चीजों को संग्रह करते थे, ठीक है, और आगे चलकर उनका वाणिज्यिक उपयोग हुआ करता था, बहुत ही स्किल्ड लोग थे। अभी भी इस तरह की जो जनजातियां यहां पर रहती हैं, स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है, दक्ष संग्रहणकर्ता, दक्ष संग्रहणकर्ता रहते थे। और इंडस नदी के आगे तो हम जानते हैं सिंधु नदी पर हमारी सबसे प्रमुख जो सिंधु सभ्यता है उसका विकास यहां हुआ, इंडस यानी सिंधु पे। तो दूसरा हमें फैक्टर मिला, एक तो लोग ट्रैवल करते हैं तो वहां से हमें प्रमाण मिले, ज्यादातर हमारा बसाव हमारी नदियों के किनारे हुआ। तीसरा, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, लिखो हिल्स पर। कहां लोग रहते हैं? पहाड़ी इलाकों में, जैसे विंध्य क्षेत्र हो गया। तो अभी भी आप जाएंगे तो विंध्य क्षेत्र में काफी हमें प्रभाव देखने को मिलता है, जो मध्य भारत में है, सेंट्रल इंडिया में विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं पे इस तरह के लोग रहा करते थे। गारो, खासी, जयंतिया जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर, वहां पर अभी भी बहुत सी जनजातियां उसी रूप में रह रही हैं। सुलेमान श्रेणी जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है, वहां पर भी काफी जो है वो हमारी जनजातियां रहती हैं, ठीक है, अभी भी इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं, सुलेमान श्रेणी। तो ये पहला रहा कि लोग कहां रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, हाउ कैन वी नो इन्फो अबाउट द पास्ट। हमें अपने अतीत के बारे में सूचना कैसे मिलेगी, हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला होता था जीवन किस प्रकार हुआ करता था, लिखो अबाउट लाइफ्स, अबाउट लाइफ्स, प्रकार, कार्य के प्रकार, जीविका चलाने के प्रकार। ज्यादातर लोग शिकारी भी हुआ करते थे, ठीक है, शुरुआती दिनों में। तो शिकारी किस तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे, आगे हम पढ़ेंगे उसको, चाहे हम पैलियोलिथिक में पढ़ें चाहे नियोलिथिक में पढ़ें, किस तरह के शिकारी वो किया करते। फार्मर्स खेती करने के लिए कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल किया करते। कृषक, शासक तो किस प्रकार के युद्ध में आपने देखा कि उनको तलवारें किस रूप में थी, उनके ढाल किस रूप में थे, किस हिसाब से वो जो है शिकार किया करते थे, ठीक है। रूरल्स यानी शासक, प्रीस्ट पुजारी, तो पुजारियों की मान्यताएं, हड़प्पा में आपने देखा, मोहनजोदाड़ो में तो प्रीस्ट की जो है वो मूर्तियां मिली। तो किस तरह से ये लोग समाज को लेकर चलते थे और इस हिसाब से हमें इनके बारे में जानकारी मिली। क्या खेती करते थे, कपास कहाँ बोया जाता था, गेहूं कहाँ बोया जाता था, शिकारी शिकार कैसे किया करते थे। तो शिकारी, कृषक, शासक, पुजारी, इन सब से हमें उस समय के इतिहास का बेसिक पता कर। दूसरा, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाया पिया करते थे। इससे भी हमें क्या होता है, विकास का क्रम पता चलता है। इतिहास विकास का क्रम बताता है, हिस्ट्री हमें हमारे डेवलपमेंट की सीक्वेंस के बारे में बात करती है। नेक्स्ट वन, लोग क्या खाते थे। काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉर्न, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। अब मान लीजिए मगध साम्राज्य में स्त्रियां इस तरह के अपने कपड़े पहनती थी, ठीक है, लेकिन जैसे आज या पुरुष भी होता था, वो अंग वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, आगे हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा लिखो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे,
अब जैसे उस समय अगर देखा जाए तो फटे कपड़े पहनना जो होता था वो गरीबी की निशानी होती थी, बट आज अमीर आदमी फटी जीन्स पहन रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इतिहास में चीजें लगातार बदलाव से गुजरती हैं। ये इतिहास संस्कृति और संस्कृति मूल्यों को बदलता रहता है। अब उस समय जो है वो क्या होता है, जब वस्त्र पहने जाते थे तो वहां पर रेशमी वस्त्र, बहुत ही कढ़ाईदार वस्त्र हुआ करते थे। अगर हम मौर्य वंश की बात करें या किसी भी राजकाल में आपने देखा, जो संभ्रांत लोग होते थे वो नए वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे, आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। और आज आपको पता है, मुझे किसी ने बताया कि सर ये जो फटी वाली जीन्स होती है ज्यादा महंगी होती है, टॉन जीन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में समय के साथ हमारे जो वैल्यूज होती हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे ये भी हमें इतिहास की जानकारी देता है। अब मान लो आने वाले समय में हम आज से 500-1000 साल बाद पता चला स्किन पहनने लगे, हमें कपड़े ही नहीं, हमारा तो चमड़ी हमारा कपड़ा है, कुछ इस तरह का कुछ हो जाए, या हम अपनी बॉडी पे सेमी कंडक्टर पहन के घूमने लगे, तो लोग कहेंगे तब इस तरह की किताबें उनके बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। बोले इस तरह के कपड़े ह्यूमंस पहनते थे, ये जूते पहनते थे, ये ऊपर एक्स्ट्रा एक कपड़े वो पहनते थे, इतना वेट लेके चल, ऐसे पढ़ाएंगे, इतना वेट वो कैरी करते थे। ठीक है, इतना वेट, मतलब इतना जो साइंटिफिकली आगे नहीं थे। तो हो सकता है ये पढ़ाया जाए आने वाले टाइम में, आज से 500-1000 साल बाद हमारे बारे में। नेक्स्ट, द हाउसेस पीपल लिव्ड इन, वो मकान जहां लोग रहते थे। एंड द गेम्स दे प्लेड, और वो खेल जो वो खेला करते थे। बहुत से खेल आज भी हैं, कहते हैं कि जो चौपड़ खेली गई थी उससे शतरंज का जन्म हुआ। बहुत से ऐसे खेल हैं जो अभी भी खेले जाते हैं, गेम्स दे प्लेड, और खेल जो वो खेलते थे। तो इनसे हमें क्या होता है, इतिहास की एक जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पास्ट और मैनी। कहता है कि एक इतिहास है या कई, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्या एक इतिहास है या कई के इतिहास हैं। सबके अपने अपने इतिहास हैं, सबको अपने देखने का नजरिया है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो इट्स डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन, लिखो, यह देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, यह देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। दूसरा, डिफरेंट फ्रॉम फार्मर्स टू किंग, लिखो, किसान से लेकर राजा के लिए अलग अलग इतिहास है। किसान से लेकर राजा के लिए अलग अलग इतिहास है। कैसे? एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, आप समझो इसको, और राजा के साथ ढेर सारे वो प्रशंसक चला करते थे जो लिखते थे ना कि वो फलाना इतना वीरता से लड़ा, ये किया, हजारों लोगों को मार दिया। तो वो वृत्तांत लिखा करते थे, उनके बारे में चित्र बनाया करते थे, स्केच बनाते थे, सब कुछ था। अब मान लो एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया, तो जो इतिहासकार वो लिखेगा कि मान लो एक राजा जीत गया, फला ए वाला राजा जीत गया, तो बोलेगा ना बड़ा वीरता से लड़े और ये किया वो किया और ऐसे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। एक किसान है, भाई लड़े चाहे तुम, चाहे ए लड़े चाहे बी लड़े, मेरे खेत के ऊपर से अपने घोड़े हाथी दौड़ा दी, मेरा खेत खराब हो गया, तो मेरे लिए चाहे ए जीते चाहे बी जीते, मेरा खेत तो चला गया, मेरा खेत हार गया, मेरा खेत की ऐसी तैसी कर दी, मेरी सारी फसल और मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तो उसके लिए युद्ध का नजरिया अलग होगा। जहां राजा के लिए वो शौर्य है, वो राज्य जीत लिया, अपने राज्य का विस्तार कर लिया, दुश्मन को पराजित कर दिया, तो वही दूसरी तरफ जो किसान है उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसकी ऐसी तैसी हो गई, खेतों को जला के लोग चले गए आक्रांता, उसको लूट पीट के चले गए। अब वो बेचारे के लिए क्या होगा, वो ये घटना बिल्कुल अलग रूप में होगी। वो नहीं किसी शौर्य की बात करे, बोले अरे तुम्हारे शौर्य की ऐसी तैसी, हमारे खाने पीने सब जुगाड़ तुम मिटा के चले गए, खेत में आग अलग लगा दी। तो अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से इतिहास को देखते हैं, इसीलिए इतिहास में विवाद बहुत होता है। राइट, नेक्स्ट वन, फ्रॉम मर्चेंट टू क्राफ्ट पर्सन, इतिहास व्यापारियों से लेकर कारीगरों के लिए पृथक है। व्यापारियों से लेकर कारीगरों तक के लिए व्यापार पृथक है, इतिहास पृथक है। नेक्स्ट वन, हाउ वी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हमें अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। देखो, अतीत के बारे में जानकारियां, सबसे पहला उत्तरदायित्व दिया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को। लिखो, पुरातत्व विशेषज्ञों को, पुरातत्व विशेषज्ञों को। पुरातत्व विशेषज्ञ ये जो खुदाई करते हैं, जहां साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं और इतिहास की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। जैसे भारत में जो संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, वो भारत में इन साक्ष्यों को इकट्ठा करने, इन साक्ष्यों की एक नियमावली, एक जो है हायरार्की बनाने के लिए जिम्मेदार एक संस्था है ASI। तो सबसे पहले हम जितने भी प्रमाण पाते हैं, जैसे हम कई बार जब खुदाई करते हैं, नालंदा की खुदाई हुई या जब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब की जब
हमने खुदाई की, एक्सकेवेशन किए, तो हमें वहां पे कुछ साक्ष्य मिले। फिर जो विद्वान होते हैं इन साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं कि बेसिकली उस समय का कलाकृतियां कैसी थी, वो समय काल कैसा था, ये साक्ष्य कितने पुराने, और फिर उसी हिसाब से इंडिया का जो इतिहास या पूरे विश्व का इतिहास रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ये साक्ष्य पर्याप्त होते हैं और कई बार ये अपर्याप्त होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अपने किताबों में कई बार पढ़ा होगा कि सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जो इंडस का जो लिपि है वो पढ़ा नहीं जा सका। तो अगर ये पढ़ा नहीं जा सका तो ये मुझे बताओ कि उस समय के बारे में मुझे सिर्फ अंदाजा हो सकता है, जानकारी नहीं हो सकती। दो चीजें होती हैं, अंदाजा यानी कि मैं एक सिर्फ जो गेस कर सकता हूं, जानकारी का मतलब मेरे पास नॉलेज है। सो हम इंडस के बारे में कहते हैं वी आर गेसिंग अबाउट द थिंग्स, हम गेस कर रहे हैं, हम नॉलेज नहीं है हमारे पास, एग्जैक्ट क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि वो क्या लैंग्वेज है वो हम नहीं जानते। तो क्या इससे पहले का भी कोई इतिहास रहा होगा जिसके बारे में हमारे जो है लिंक क्या हुआ, टूटा हुआ है? तो सिर्फ हम जो अंदाजा समझ पाते हैं उसको लिखकर अपनी बात को पूरी कर लेते हैं, राइट। दूसरा, फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज एंड बैटल, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि युद्ध और विजयों से प्राप्त दस्तावेज, युद्ध, हाँ जैसे अभी सिनोली की बात मैं करने वाला था, जो सिनोली अभी आपने देखा सीरीज में हमें चैरियट मिला है, रथ मिला है, तो इसने इतिहास को और पीछे की तरफ लेकर हम गए हैं। युद्ध और विजयों से प्राप्त दस्तावेज के दस्तावेज, किंग्स ऑर्डर्स, राजाज्ञा, जैसे अशोक के किंग ऑर्डर्स हैं, तो उससे भी हमें उस समय के समाज, उस समय की राजनीति का पता चलता है। किंग ऑर्डर, राजाज्ञा, इनक्रिप्शंस लिखो, खोदे गए दस्तावेज, इनक्रिप्शंस, खोदे गए दस्तावेज पत्थरों पर इनक्रिप्ट किए जाते थे, धातु पर इनक्रिप्ट किए जाते थे, लिखो। दे यूज फॉर डिटेक्ट द पास्ट इवेंट्स, लिखो। यह अतीत की घटनाओं को संकलित करने का माध्यम था, अतीत की घटनाओं को संकलित करने का माध्यम था। मोस्टली रिटन ऑन मेटल एंड स्टोन्स, ज्यादातर धातु और पत्थरों पर लिखे गए, ज्यादातर धातु और पत्थरों पर लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स, लिखित दस्तावेज। मोस्टली रिटन ऑफ पाम लीफ, लिखो, ज्यादातर ताड़ पत्रों पर लिखे गए, जैसे हमारे बहुत से प्राचीन जो है वो जानकारियां, प्राचीन ग्रंथ जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखे गए, ताड़ पत्रों पर लिखे गए। उदाहरण के लिए इपिक पोएम्स, जैसे महाभारत हो गई, ठीक है, लिखो। महाकाव्य, इपिक पोएम्स। मेडिसिन, जैसे चरक संहिता हो गई, लिखो। चिकित्सा विज्ञान, लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के विषय में, एंड रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यताओं के विषय में क्या लिखा गया? महाकाव्य लिखे गए, जैसे रामायण और महाभारत। मेडिसिन, चिकित्सा, जैसे चरक संहिता हो गई। लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जो जीवनी। रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक मान्यताएं। ये सब कुछ हम जब मिलाते हैं तो हमें इतिहास एक अलग रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इतिहास किस रूप में हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुझे इतिहास की जानकारी लेनी है, मेरे पास साक्ष्य क्या होंगे? कोई एक साक्ष्य काम नहीं करेगा। हम देखेंगे कि लोग कैसे ट्रेवल करते थे, जब ट्रेवल करते थे अपने साथ वो इतिहास को लेकर आगे बढ़ते थे, अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते थे। कहां वो रहा करते थे, क्यों वो अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, ठीक है। भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में, क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए नदियों के किनारे रहा करते थे, पहाड़ों पे रहा करते थे, पहाड़ियों पे क्या किया करते थे? वो शिकारी थे, वो कृषक थे, वो राजा थे, वो पुजारी थे, और सभी ने अपने अपने कार्यों से फुटप्रिंट्स को छोड़ा है। किस तरह से वो खाया पिया करते थे, किस तरह से उनका खान पान हुआ करता था, किस तरह के वो कपड़े पहनते, कपड़ों में सब कुछ आ जाता है, कपड़ों में ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, ज्वेलरीज आ जाती हैं, जो आपने देखा कि जो है वो हर जगह पाए गए। वो किस तरह से अपना बिहेव किया करते थे, ठीक है। कपड़े भी बताते हैं कि हमारी उपज, फार्मर क्या उगा रहे हैं। अगर आप कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कॉटन का जो है क्या सूती वस्त्र यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉटन ग्रो हो रहा होगा। फिर हम बात करते हैं कि हमें साक्ष्य कहां से मिले। नाउ नेक्स्ट वन इज, लास्ट में कहा जाता है हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे इस भूमि का नाम क्या है? भारत, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत सी कहानियां हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो भरत वंश से इसका नाम भारत पड़ा, और मुख्यतः उत्तरी भारत में लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उत्तरी भारत में भारत, ठीक है। तो संस्कृत कंपोजिशन, ऋग्वेद के संस्कृत शब्द से इसको लिया गया, संस्कृत शब्द है,
और भारत शब्द वहां से निकलता है, भारत इति भूमि। वैदिक साहित्य में इसे आर्यावर्त कहा गया। जैनिज्म इसे जम्बूद्वीप कहते थे, यानी जामुन के वृक्षों का देश जम्बूद्वीप। आर्यावर्त यानी आर्यों का देश जो वैदिक कल्चर के हिसाब से, और भरतवंशी भारत, जो कि आज भी हम यही नाम प्रयोग करते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर था वो इसे इंडिया कहता था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर इंडस। ये सभी आप बेसिक चीजें जानते होंगे। सिंधु नदी के नाम पर इंडस रिवर को इंडिया इसको कहा गया, विच इज कॉल्ड सिंधु। इंडस को सिंधु कहा गया, संस्कृत में इसका नाम था सिंधु। डन। तो इन आधारों पर हम अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बेसिक था। तो अब लोग ट्रैवलिंग करते, पूरा जो एनसीईआरटी है वो बेसिकली इसी के आसपास बुना गया है कि वो लोग रहते कैसे थे, गांव में, शहरों में, टाउन्स में। अगर आप चैप्टर्स देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर हमारी सभ्यताएं जितनी भी हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताएं। आज भी अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको प्राचीन शहर आपको नदियों के किनारे मिलेंगे, चाहे वो काशी हो, ठीक है, या चाहे वो प्रयागराज हो, या कोई भी। अगर आप जो शहरों की तरफ आप जाते हैं तो प्राचीन शहर जिनकी एक प्राचीन धरोहर, प्राचीन मान्यताएं हैं, वो आप अपनी नदियों के किनारे ही पाएंगे। तो बहुत से साक्ष्यों को हम इकट्ठा करते हैं और इन जब एविडेंसेस को जोड़ते हैं, उनके पीछे एक लॉजिक होता है कि लोग यहां क्यों हैं, लोग यहां किस कारण से हैं, लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, तो आपको इतिहास के ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि इतिहास को पढ़ते समय हमारा चश्मा क्या है। हमारे पास जो ज्यादातर हमारा जो अपना इतिहास है वो हमें वेस्टर्न ने दिया है, इसीलिए हम बहुत ही गर्व के साथ आज भी बीसी और एडी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, हम कहते हैं कि ईसा मसीह से पहले का इतिहास और ईसा मसीह के बाद का इतिहास। हम चाहे अनचाहे इतिहास हमसे उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने के लिए हमें बाध्य करता है। इतिहास एक बहुत बड़ा डोमेन है। हम नहीं जानते थे, हम अनजाने में ही हम उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं का अध्ययन करें। देखिए आप जब ये समझ गए होंगे कि यार हमें कभी सोचा ही नहीं कि हम किसके कल्चरल सेटअप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और चश्मा उनका है, रंग उनका है, तो आपको दुनिया, अपना इतिहास भी आपको उसी तरह दिखाई पड़ता है। तो अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय गरीब थे, भारतीय सपेरों के देश थे, भारत तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, भारत में अंधविश्वास, दकियानूस गली गली में था, तो हम कहते हैं यस, हम बैठते हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं और कहते हैं यस, इंडिया तो ऐसा ही था, इंडिया वाज अ पुअर कंट्री, ठीक है, इंडिया तो कभी कंट्री था ही नहीं, इंडिया तो एक अलग रीजनल आइडेंटिटी था। क्यों? क्योंकि हम उनके चश्मे से अपने इतिहास को देख रहे हैं। फिर कहां गया जब भारत दुनिया का गणराज्य था, गणराज्य, समझ रहे हैं, भारत के महाजनपद गणराज्य थे, रिपब्लिक थे, जब इन्हें इनकी सभ्यता ने अंगड़ाई भी लेनी नहीं शुरू की थी, इन्हें सभ्यता का सा भी नहीं पता था, तब हमारे पास गणराज्य हो गया। गणराज्य जानते हो क्या होता है? राज्य को चलाने के लिए गण मतलब विशिष्ट लोग जो दक्षता रखते हैं, प्रशासन को चलाने की जो दक्षता रखते हैं, वन हु हैव द स्पेशल कैपेसिटी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो गणराज्य होते हैं। गणों के द्वारा वो चुने हुए लोग, वो विशिष्ट लोग जो वाद विवाद तर्क करते हुए, जो राजा भी एब्सोल्यूट नहीं हुआ करता था, वो भी अपनी सभा और समितियों के माध्यम से राजकाज चलाया करता था, सलाहकारों से सलाह लेके चलाया करता था। ये शासन की वो पद्धति है जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मदद से जो है, मंत्रालयों के जो प्रमुखों की मदद से आज शासन चला रहा है और दुनिया के हर हिस्से में चला रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, ठीक है। वो चुने हुए लोग जो होते हैं, वो स्पेसिफिक, जिनके पास अपना आइडियोलॉजी होती है, जिनके पास अपनी मास्टरी होती है, वो प्रशासन को चला रहे होते हैं और लोगों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। तो तुम्हें आज ये बात पता चली, हमारे पास गणराज्य बहुत पहले थे, ये गणों को हम तैयार करते थे, विशिष्ट लोग होते थे जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हुआ करते थे अपने कामों के लिए। तो आज अगर हम वित्त मंत्रालय का एक विभाग बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं, रक्षा मंत्री बनाते हैं, हम जो है वो किसी को गृह मंत्री बनाते हैं, तो हमारे पास उस समय भी इस तरह के सेगमेंट हुआ करते थे। लेकिन चूंकि हमें अपने इतिहास को वेस्टर्न नजरिए से देखने की ऐसी आदत हो गई, उनमें कोई गलती नहीं है, पर सवाल है कि हम अपनी जड़ों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनका चश्मा हमें अपनी जड़ों को ढूंढने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को ढूंढ ले गए, हम अपनी रूट्स की तरफ चले गए, तो हमारी जड़ें हमें बहुत मजबूत दिखाई पड़ेंगी। और जब हम मजबूत दिखाई पड़ेंगे तो अंत में आपको समझ में आया कि संस्कृतियां पहचानों को जन्म देती हैं। क्या करती हैं? जो कल्चर्स होते हैं वो आइडेंटिटीज को जन्म देते हैं, आइडेंटिटीज संघर्षों को भी जन्म देती हैं। फिर आप कहेंगे मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? Who you are? Why should I wear your clothes, your food? मैं इसको क्यों खाऊं? मैं तुम्हारे रिचुअल्स को क्यों फॉलो करूं? I have my own identity
एंड इफ आई हैव माय ओन आइडेंटिटी व्हाई शुड आई, मैं तुम्हारा बाजार क्यों बनूं कि मैं तुम्हारी बात से पहले प्रभावित होऊंगा, फिर तुम्हारा सामान खरीदूंगा, बोलेंगे वो अंग्रेज बाबू ऐसे पहनते थे तो हम भी ऐसे पहनेंगे। ये कुर्ता पहनने वाला आदमी तो बेवकूफ हो गया ना, इंडियन, अरे ये पिछड़ा वाला कुर्ता पहन रहा है, नाउ आई मस्ट नीड अ टाई एंड शर्ट, तो मैं पहनूंगा, तो मैं खरीदूंगा ना तुमसे, तो खरीदूंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक उपभोक्ता हो जाऊंगा। तो ये पूरा जो विश्व इतिहास है ये काफी कॉम्प्लेक्स सेगमेंट के साथ जो बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इसके अगले चैप्टर में पहुंचेंगे और इतिहास को एक कनेक्ट करने में हम अपनी जो है वो एक भागीदारी तय कर पाएंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बहुत बेसिक था, बच्चों जैसी चीज थी, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और क्लास हम बीटीएल बेस पे लेके चलेंगे, यानी जो बिटवीन द लाइन है, लाइन बाय लाइन हमें नहीं पढ़ना होता है, बहुत लंबा दस्तावेज हो जाएगा। हमें अपने काम की चीजों को समझना है, हमें अपने आधारभूत चीजों को समझना है, राइट है। तो जुड़े रहिए।